Hi friends, this is Ashraf Ali, proprietor of All We Serve. You can contact me directly on my email allweserve@gmail.com or on mobile number 8082 642 954 or 8097 8497. We are starting with this chapter, buyback of equity shares. Buyback of important है, the term is important is equity share. Equity मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाई शेयर्स में कितने टाइप के कैपिटल होते हैं? शेयर कैपिटल कितने टाइप होते हैं? आइदर इट विल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? जिसमें अपने पास दो चीजें होती हैं. फर्स्ट, रीपेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, मतलब अगर हम लोग शेयर कैपिटल वापस देना चाहेंगे तो किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और दूसरा उसका प्रेफरेंस डिविडेंड. अगर डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस मिलेगी. लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की तो इनको ये चीजें लागू नहीं होती है. मतलब इनको पैसा मिल भी सकता है, पैसा नहीं भी मिल सकता है. साथ में इनको डिविडेंड मिल भी सकता है, डिविडेंड नहीं मिल सकता है, भले ही प्रॉफिट कंपनी के पास हो या ना. इंपॉर्टेंट हम इक्विटी शेयर्स समझ लागे. बायबैक. अब बायबैक कौन करता है सबसे पहले वो समझेंगे. सपोज करो दिस इज कंपनी ए. कंपनी ए सबसे पैसा लेती है, इक्विटी शेयर कैपिटल जमा करती है और कंपनी ए फॉर्म करती है. शेयर कैपिटल में उसमें समझो इतना हिस्सा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होता है और बाकी हिस्सा इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस इज इन दी ईयर सपोज करो 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया कंपनी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हिस्सा कुछ परसेंटेज है और इक्विटी और टोटल कैपिटल हमारे पास हो गया इतना. सपोज करो लेट इट 100 करोड़. कंपनी स्टार्ट कैपिटल लेके उसने क्या किया, अपना फंड्स बना दिया उसने, फिर बाद में उसने बिजनेस में लगाया और उससे पैसा कमाने लगे. ईयर गोज बाय एंड 2015 में सॉरी 17 में 2017 में कंपनी सोचती है अब हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है, इतना कैश अवेलेबल है कि हम अपना खुद का जो शेयर कैपिटल हमने लोगों से पैसा मांगा था. बिकॉज ये जो शेयर कैपिटल है किसका है? ये लोगों से पैसा पूरे टोटल जमा किया हुआ है. तो ये जो शेयर कैपिटल है हमारे पास, हम सपोज करो 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है, उसमें 80 करोड़ इज ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 20 करोड़ से आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को विल सी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कुछ टर्म होता है कि 10 साल के बाद उनको रीपे करना होता है, 15 साल के बाद या 25 साल के बाद या 50 साल. दैट इज सेपरेट पार्ट. जब इक्विटी शेयर कैपिटल के होता है इनका कोई टर्म नहीं होता है, लेकिन कंपनी के पास कैश अवेलेबल है. सपोज करो कंपनी इज हैविंग अराउंड 50 करोड़ कैश. मतलब ये रिजर्व सब बचाने के बाद सब चीज एकदम बचाने के बाद अपने पास कैश अवेलेबल है 50 करोड़ का. अब कंपनी सोचती है कि हमारे पास 80 करोड़ जो हम लोग लोगों से लेकर रखा था उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग वापस कंपनी का अपना शेयर अपने नाम पे कर लेते हैं. तो ये तो लायबिलिटी है ना. आप देखोगे शेयर कैपिटल कहाँ बना रहता है? बैलेंस शीट में. दिस इज पार्ट नोन एज लायबिलिटीज. और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, तो कंपनी चाहती है कि वो जो लायबिलिटी है मैं उसको रीपे कर दूं और उस लायबिलिटी को मैं ओनरशिप मिले. मतलब मेरा अगर नुकसान भी होगा तो मेरा होगा, किसी पब्लिक का नहीं होगा. तो दैट इज नोन एज बायबैक. कंपनी कंसीडर. लेकिन ये बायबैक किसका कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नहीं कर सकती है. किसका कर सकती है? इक्विटी शेयर कैपिटल का. किसका कर सकती है? इक्विटी शेयर कैपिटल का. तो कंपनी बायबैक इट्स ओन शेयर्स. इसको बोलते हैं हम लोग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. एंड दिस यू विल स्टडी इन सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेक्शन 77 हमारा कंपनी एक्ट का बताता है कि बायबैक अगर हम लोग करना चाहेंगे कंपनी से तो फिर ये सेक्शन 77 को हमको रिफर करना पड़ेगा. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट ना इन दिस चैप्टर कि सारी चीजें प्रोविजन फॉर बायबैक, किस चीजों से बायबैक कर सकते हैं, कंडीशंस बायबैक के, कितना मैक्सिमम हम लोग बायबैक कर सकते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब यही सेक्शन में दिया हुआ है. इसलिए हम लोग नॉर्मली अकाउंट में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिफर करते हैं, लेकिन व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमको सेक्शन 77 ऑफ द कंपनी एक्ट भी रिफर करना पड़ेगा. अब इससे इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ मुझे. बायबैक होने से इफेक्ट क्या होगा? उसका कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, रिडक्शन शेयर कैपिटल हो जाएगा. मतलब कंपनी अभी जो 80 करोड़ की कंपनी थी वो समझो 40 करोड़ उन्होंने वापस मांगा, तो न्यू रिवाइज कैपिटल कितना हो जाएगा उनका
40 करोड़ का, जिसमें उनका खुद का 40 करोड़ होगा, बाकी लोगों का कितना होगा 40 करोड़। अभी कंडीशन है ये 40 करोड़ का पूरा ये नहीं कर सकते, वो कंडीशन हमारा विल सी इन सेक्शन 70 का। ये सेक्शन 70 से हमको क्या क्या कंडीशन बोलते हैं कि हम लोग बाईबैक कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। बिकॉज दिस सेक्शन आल्सो कम फॉर 7 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स आपका थियरी वाला भी पार्ट में है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन बाईबैक या पावर ऑफ बाईबैक या आपका बाईबैक क्यों कर सकते हैं, सोर्सेज ऑफ बाईबैक कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। मतलब किन से बायबैक कर सकते हैं। हमारे पास कितने करोड़ का शेयर कैपिटल था, 80 करोड़ का शेयर कैपिटल था। अभी उसमें हम लोग किससे बायबैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन पब्लिक, मतलब समझो आप लोग के पास शेयर है किसी से 10% आपके मतलब 10 करोड़ के शेयर आ गए, तो मैं आपको सबसे पहले ऑफर करूंगा कि आप मुझे अपनी कंपनी, हमारी जो कंपनी के शेयर आपके पास है, आप वो मेरे को दे दो और मैं मुझसे कैश ले लो। देन यू हैव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जिनके पास शेयर्स हैं, ये लोग वो होंगे जिनके पास मतलब छोटे मोटे होते हैं ना, किसी ने 100 रुपए शेयर लिए हुए, किसी ने 500 रुपए शेयर लिए हुए, किसी ने 1000। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये भी वही होंगे, लेकिन उनके पास थोड़ा बल्क में शेयर होंगे 75 lakh। देन थर्ड वी आर हैविंग फ्रॉम ऑड लॉट होल्डर्स, ये अपने बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। मतलब पहले आपको प्रेफर करना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और ओपन पब्लिक को, देन यू विल गो टू द ऑड लॉट। अब ना अब किनसे बायबैक नहीं कर सकते, जो आप नेगोशिएशन करते ना, ठीक है, आपके अभी को सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और हमारी कंपनी थी नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया के 80 करोड़ के थे, उसमें 20 करोड़ का ना रिलायंस का है, तो रिलायंस वालों को पैसा चाहिए, तो उन्होंने बोले काम करो, हम लोग तुमको बताते हैं आइडिया, तुम लोग बायबैक कर दो, और बायबैक ना हमसे ही कर लेना, तुम लोग बायबैक कर लो और बायबैक भी हमसे ही कर लेना। तो इंटेंट के साथ क्या करोगे, इसका 20 करोड़ बोलोगे, ठीक है हम लोग तुमको 20 करोड़ रुपए देते हैं, हम लोग तुमको 20 करोड़ रुपए देते हैं, लोग कोई से रिलायंस वाले बोलेंगे कि हम लोग तुमको 20 करोड़ रुपए देते हैं, सॉरी नेस्ले वाले बोलेंगे हम लोग तुमको 20 करोड़ देते हैं, तुम लोग हमको शेयर दे दो। वैसा नहीं कर सकते, बिकॉज़ दे आर द इंस्टीट्यूशन में पहले हम लोग को ओपन पब्लिक को आना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग। अगर ये लोग नहीं लेंगे, ये लोग नहीं लेंगे, ये लोग नहीं लेंगे, तभी हम लोग इसके पास आएंगे कि अभी हमको बायबैक करना है, आप दोगे क्या वो शेयर, या कोई हम लोग इसके हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लोग नहीं चाहेंगे तो अदरवाइज इनके पास हम डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। सो वो थर्ड वाला ऑन डॉट बोला ना, बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके बल्क में शेयर्स पड़े होते हैं, तो उनके पास हम लोग डायरेक्टली नहीं जम कर सकते जब तक मैं अपने एक्सिस्टिंग शेयरहोल्डर्स और ओपन पब्लिक के पास नहीं जाऊंगा तब तक। कंपनी वाइंड अप करने की नहीं वाइंड अप करने के लिए नहीं, क्या बोला 2000 जब मैंने 2000 में कंपनी स्टार्ट किया था तब मैंने पैसे लोगों से किया था, तो मेरी लाइबिलिटी थी ना। अगर समझा कंपनी को लॉस होता है या कंपनी ने लॉस नहीं, कंपनी को मतलब समझो प्रॉफिट बहुत हो जाता है, लेकिन कंपनी अगर समझो प्रॉफिट समझो आपको 1000 करोड़ का होता है, 800 करोड़ का होता है प्रॉफिट, तो आप इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 80,000 जो 8 करोड़ के जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स होल्डर थे वो, जब बायबैक कर लेता कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोग को हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा, तो उसके लिए वो कंपनी का पैसा बढ़ जाएगा। वही बात कर नहीं समझा कितना लिया का कितना लिया प्रॉफिट 2000 660 कम लिया रे, 2000 का बहुत ही है। 400 बाइक का है। चलो हम लोग देखते हैं, ये समझना है मतलब प्लीज राइट डाउन देखना सर क्या मैं बता रहा हूँ। अपनी शेयर्स कंपनी सेक्शन 77 में कहता है अपने शेयर्स कंपनी अपने आप नहीं परचेज कर सकती है, मतलब पहले वो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के बाद, फिर जाएगा एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स, फिर किसके बाद जाएगा ओपन पब्लिक के बाद, फिर जाएगा ऑड लॉट होल्डर्स का, फिर अगर कोई बचेगा तो अपना ये वाले लोग बचेंगे जो कंपनी इंस्टीट्यूशन थे, और फिर कोई बचेगा तो अपना ओनर शेयर। अपना शेयर अपने आप की नहीं परचेज कर सकते हैं,
सपोज करो कंपनी 2000 में फॉर्म हुई थी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल था हमारे पास 80 करोड़ का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 20 करोड़ का। ठीक है, अब 5 साल के बाद कंपनी ने बायबैक डाला था, तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल था 60 करोड़ का, उनका ओन शेयर खुद का शेयर था 20 करोड़ का, तो बायबैक किया था तो पैसा 20 करोड़ लोगों ने दे दिया था, और प्रेफरेंस शेयर था उनका 20 करोड़। अगेन कंपनी डज बायबैक इन 2015। अब कंपनी किसका शेयर खरीदेगी पहले? अपना शेयर खरीद पाएगी? नहीं, सेक्शन 77 इसलिए मना करते हैं, बोलता पहले ये 60 करोड़ वालों को तो पूछो इनको बेचना है क्या। अगर ये नहीं बेच पाएगी तो ही आप अपना शेयर खरीद सकते हैं। अब ये शेयर जब खरीदेंगे तो ये 20 करोड़ आपका हट जाएगा और आपका कैपिटल रिड्यूस होकर 60 और 20 रह जाएगा अगर अपना शेयर खरीदेगा। उससे आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आपने ऑथराइज कैपिटल का क्लॉज आपने एंटर किया। आपने जब लॉ पढ़ा था कंपनी से, तब आपने पढ़ा होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज था आपका कैपिटल का क्लॉज। कैपिटल के क्लॉज में आपको बताना पड़ता है कि मैं कितना कंपनी लोगों से पैसा लेना चाहता हूँ, तो आपने कितना बताया? 100 करोड़। और अगर आपने अपना ही शेयर बायबैक कर लिया तो 2015 में आपका कैपिटल बढ़ गया कि डिक्रीज हुआ? अगर अपने ही शेयर आपने खरीद लिया तो आपका कैपिटल तो 0 हो गया, आपका कैपिटल गिर गया। 100 करोड़ का कैपिटल कितने हो गया अभी? 80 करोड़। वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को करना पड़ेगा। तो सेक्शन 77 इसलिए पहले होता है कि पहले आप अपना शेयर नहीं खरीदोगे, आप क्या कर सकते हो? 20 है ना, ठीक है, रहने दो। आपने फ्री बायबैक किया, आपने 60 करोड़ को बोला, तो 60 करोड़ में 30 करोड़ पीपल आर ओके, तो अब आपके पास 50 करोड़ रहेगा अपना कैपिटल। 30 करोड़ आपका 100 करोड़ का वो चेंज नहीं कर सकते हो। कि अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं कि जब भी हम लोग जो बायबैक करेंगे तो उस वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना शेयर हम लोग पहले नहीं परचेज कर सकते। कब तक नहीं परचेज कर सकते? जब तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ओपन पब्लिक और ऑड लैंड होल्डर्स बोल रहे नहीं कि ठीक है अब तुम लोग अपना परचेज करो। ठीक है, इससे रिडक्शन ऑफ कैपिटल होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या? नो कंपनी कैन परचेज ओन शेयर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमने में ये रिलायंस और इन्फॉर्मेशन दे, नो फाइनेंशियल हेल्प। सेक्शन 77 बोलता है कि आप जब बायबैक करोगे तो आप किसी कंपनी, दूसरी कंपनी या दूसरे इंस्टीट्यूशन या दूसरी चीजों का बेनिफिट नहीं दे सकते। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमारी कंपनी थी नेस्ले इंडिया, 80 करोड़ का था, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना था? 20 करोड़। रिलायंस वाले बोलते हैं कि एक काम करो, बायबैक आप लोग कर लो और हमको 20 करोड़ हमारा वापस दो। तो हम लोग वो नहीं कर सकते, हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले हमको तो किसके पास जाना पड़ेगा? हमारे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को। अगर उन लोग मना कर दिए, उन लोग ने बोले नहीं हमको चाहिए नहीं, फिर देन आई विल गो टू माय ओपन पब्लिक। अगर उन लोग भी बोले नहीं चाहिए, ऑड लॉट होल्डर्स नहीं बोला, तो तब जाके यू कैन हेल्प आउट। उसके पहले यू कैन डू, तो नो फाइनेंशियल हेल्प। तो ऐसे तो सब कंपनी काम करेंगे, बोली अभी मेरे को हेल्प कर दो, फिर बाद में हमसे बायबैक कर देंगे, हमसे पैसा वापस दे देना। तो वैसा ही कांड डू। ये कौन बोलता है? हमारे सेक्शन 77 इंपॉर्टेंटली है, वैसे पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट पर, एक एक पार्ट से पढ़ा रहा हूँ। फिर थर्ड है हमारा एक्सेस रिडम्पशन, मतलब लिमिट से ज्यादा रिडम भी नहीं कर सकते हैं। अगर लिमिट से ज्यादा, लिमिट में बताऊंगा आपको क्या क्या लिमिट है, लिमिट से ज्यादा भी रिडेम्पशन नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? ओनरशिप ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले जो पब्लिक के हाथ में था वो सीधा एक प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स के हाथ में आएगा, तो इसलिए हम लोग लिमिट से ज्यादा भी हम लोग बायबैक नहीं करते। ये तो हमारा हो गया क्या था? रेस्ट्रिक्शंस ऑन बायबैक, मतलब हम लोग क्यों बायबैक या बायबैक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, इसके 3 कारण लिख लीजिए आप। अकाउंटिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स, तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज होता है। 40% सबसे पहले फोन मेरा है ही नहीं। सेक्शन 77 हम लोगों ने क्या बताया? सेक्शन 77 क्या बताया? कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स मीनिंग बताया, उसने ऑब्जेक्टिव बताया,
Then what they have put? Restrictions of buyback. Now section 77 में A point है, वो हमें वो बताता है sources of buyback, मतलब बायबैक कहाँ से करें, मतलब कौन से पैसे को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारा पैसा हमारा शेयर कैपिटल वापस लेने के लिए कौन से पैसे को हम लोग बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 77 सीधा बोलते हैं प्रीमियम, हम लोग इसको फ्री रिजर्व इसमें 7 रिजर्व होते हैं, फ्री रिजर्व या डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व। देन यू आर हैविंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और थर्ड है हमारा प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर, फॉर दिस पर्पस। अच्छी बात है ना, रिलायंस गुड में ये इम्पोर्टेंट है फॉर सोर्सेज ऑफ बायबैक। हम लोग बायबैक कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारा फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या बोलते हैं कि जितने भी डिविजिबल प्रॉफिट है, जितने भी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट, अब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब हमारा पीएनएल अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, जो हमको यूटिलाइज नहीं कर सकते हम लोग, लिख लीजिए फटाफट। बायबैक, बायबैक हम लोग 3 चीजों से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और थर्ड हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम एनी शेयर। अब देखते हैं प्रोसीड्स वाला मैं समझा दूंगा आपको कंसेप्ट बाद में, सिक्योरिटीज प्रीमियम कब लेंगे वो बता दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब होता है जो रिजर्व हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। अब आप देखोगे सर ऐसे तो सारे रिजर्व हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पीएनएल अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, ये सारे रिजर्व हमारे लिए अवेलेबल है, इन सब हमारे लिए फ्री रिजर्व से वो इंपॉर्टेंट है मुझे। फ्री रिजर्व का मतलब होता है सपोज करो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट, हमारा शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड होता है जिसमें हमारा होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में कौन से टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। देन यू आर हैविंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें आप सारे रिजर्व्स को लेके आते हैं। सारे रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका रिजर्व है वो भी जाएगा, जनरल रिजर्व भी आपका रिजर्व है वो भी जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो भी रिजर्व है वो भी जाएगा। फिर आपने एक ये रिजर्व बनाया था, याद है अमालगमेशन हम लोग बनाते थे इन्वेस्टमेंट का, जो 3 साल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो भी रिजर्व है वो भी जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो भी रिजर्व है वो भी जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का अपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया होगा तो वहां पे भी अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिजर्व होता था वो भी जाएगा। तो ये सारे रिजर्व, ये आपने रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू किया, अमाउंट बढ़ाया आपने, तो आप वो भी रिजर्व्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालते हैं। लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है हमारा फ्री रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, और दूसरा होता है हमारा नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये वाले अभी कैसे जाने कि सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, या डिविजिबल रिजर्व्स क्या है या नॉन डिविजिबल रिजर्व्स क्या है? ये तो आपको देख ही कहना है कि डिविजिबल प्रॉफिट्स में मैक्सिमम कितने लोग आते हैं? 7 लोग, और उसके इनके अलावा कुछ रहेगा तो नॉन डिविजिबल होगा। लेकिन सर ये 7 लोग कैसे आएंगे? अब वो समझना है, ये वही प्रॉफिट्स होगा या वही चीजें होंगी अवेलेबल हमारे पास जो हम लोग इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। अब देखो आप इक्विटी शेयर्स को क्या देते हो? पैसा डिविडेंड देते हो। आप इक्विटी शेयर्स को क्या देते हो? डिविडेंड देते हो। अगर डिविडेंड नहीं रहेगा, डिविडेंड कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये डिविजिबल हो गया आपका। फिर सेकंड, अगर आपने डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने उसको कहां पे रख दिया? जनरल रिजर्व। ये तो इक्विटी शेयर का ही होल्डर है ना, उसका ही हिस्सा है, तो जनरल रिजर्व। फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, मतलब डिविडेंड दे दिया कि मैं उसको कुछ और देने लगा तो वो भी हमारे लिए फ्री रिजर्व हो गया। देन फंड्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, समझो आपने एक फंड क्रिएट किया था, कैपिटल एम्प्लॉय, आपने एक फंड क्रिएट किया था, हम लोग जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड। आप जब
कंपनीज में जाओगे, कंपनीज के अकाउंटिंग में जाओगे तो वहाँ पे हम लोग ऐसा हम लोग यहाँ पे नॉर्मली दिखाते ना कि फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन का वाला, लेकिन जब कंपनीज का एक्चुअली ये करने वाले हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे फिक्स एसेट दिखेगा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में, मतलब 100 करोड़ का है तो 100 करोड़ ही रहेगा जिंदगी भर, लेकिन उसके सामने लोग क्या बनाते हैं डेप्रिसिएशन फंड या डेप्रिसिएशन रिजर्व, वो लोग उसके सामने बनाते हैं, लोग लेस नहीं करते। तो उसको हम लोग फंड्स या डेप्रिसिएशन रिजर्व्स या रिजर्व। अब इसमें से समझो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एम्प्लॉय था मुकेश भाई, वो बेचारा मेहनत करता था, काम करता था अपनी कंपनी में। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि उसका हाथ कट जाता है, मर जाता है। मरता है, हाथ कट जाता है। फिर एक और है। जब हाथ कट जाता है तो उसको फंड देना पड़ेगा। अब कंपनी अचानक से पैसा कैसे नहीं निकाल सकती है, उन लोगों को एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन फंड बना के रखना पड़ता है। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन फंड समझो 10 करोड़ उसने बनाया था, उसमें 1 करोड़ रुपया उसका खर्चा हो गया उसका हाथ से ठीक करने में, तो जो बाकी 9 करोड़ बचे लेकिन यूटिलाइज फॉर वैसा फंड्स। Then we are having investment